हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम के बाद राष्ट्रीय आयोजन की, आर्थिक आयोजनों की। ओके, आज जो बात करेंगे हम पब्लिक फाइनेंस की, यानी कि अगला चैप्टर है लोक वित्त। लोक वित्त, लोक वित्त में जो जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे सरकारी प्राप्तियां, जो भारत सरकार की सरकारी प्राप्तियां हैं, भारत सरकार के सरकारी खर्चे और भारत सरकार के जो घाटे होते हैं उनको रखा जाता है। ओके, और कुछ जो जिन देशों में क्या है, फेडरल सिस्टम है, संघीय शासन प्रणाली है, तो उनके कुछ संगठक इकाइयां हैं जो वित्तीय संबंध आपस में रखती हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, इसमें FRBM एक्ट की बात की जाएगी। 2003 जो आया था एक्ट, और 2004 में लागू हुआ। हालांकि सारा कंप्लीट नहीं होगा, एक दो पॉइंट आज कंप्लीट होगा, लेकिन लोक वित्त में हम इतने सारे टॉपिक्स की आज अगले क्लास में भी क्या है बात करेंगे। तो लोक वित्त क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है किसे कहेंगे हम, पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त। लोक वित्त यानी कि सरकारी फाइनेंस को ही क्या है, लोक वित्त कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। जो सरकारी गवर्नमेंट के फाइनेंस हैं उसे क्या कहते हैं, लोक वित्त कहते हैं। यानी सरकारी धन के क्या है, लेन देन और उससे जुड़ी हुई जो पहलुओं का अध्ययन किया जाता है गवर्नमेंट धन से रिलेटेड, उसी को क्या कहते हैं, लोक वित्त कहते हैं या पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, सरकारी धन के लेन देन और उससे जुड़ी हुई पहलुओं का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, सरकारी वित्त। तो सरकारी वित्त की बात की हमने, सरकारी प्राप्तियां, खर्चे और सरकारी घाटे, फाइनेंस कमीशन। तो भारत सरकार की जो सबसे पहले बात करेंगे, भारत सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सरकारी प्राप्तियां। ठीक है, सरकारी प्राप्तियां क्या होती हैं, जिनकी प्राप्तियां क्या हो, ये दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि राजस्व से, रिवेन्यू से प्राप्त हो, और कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को दो भागों में बांटते हैं हम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व और पूंजीगत। तो राजस्व प्राप्तियां किन्हें कहेंगे हम, राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं जो क्या है, जिनके लिए हमें प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना, बेचना नहीं पड़ता है। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में वो आती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए या जिनकी आय को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक संपत्ति को बेचनी न पड़े, या भारत सरकार पर कोई सार्वजनिक लायबिलिटीज ना हो, न देनी ना पड़े या बढ़ानी ना पड़े, या देयताएं देनी ना पड़े। ओके, तो मेनली दो चीज़ याद रखेंगे राजस्व में कि सार्वजनिक संपत्तियां नहीं बेची जाती और ना ही भारत सरकार कोई अपनी लायबिलिटीज बढ़ाती है। ओके, देयता क्या होती है, सार्वजनिक संपत्तियां तो समझ ही रहे हैं हम, जैसे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी अंडरटेकिंग सेक्टर्स हैं, जैसे मेट्रोज हो गया, गेल, भेल, ठीक है, इनके क्या सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे। ठीक है, देयताएं क्या है, देयताएं जो हमने उधार ले रखा है, क्या हमें लौटाना पड़ेगा। ओके, देयता मतलब देना, जो हमें क्या पड़े, देना पड़े। जमाएं हैं, जैसे बैंकों में जो जमाएं हैं वो भी क्या है, देयताएं हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्या है, लायबिलिटीज ज्यादा ना दें, उसको देना ना पड़े, और राजस्व प्राप्तियों में आती हैं। तो राजस्व प्राप्तियों को भी क्या है, दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कर राजस्व को भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। गैर कर राजस्व में ये सारे आएंगे, शुल्क, दंड, ब्याज, लाभांश, विदेशी अनुदान। ओके, तो कर राजस्व की बात करने से पहले बात करते हैं हम क्या, कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है। टैक्स माना जाता है कि क्या है, किस सभी नागरिकों द्वारा दिया जाने वाला क्या अनिवार्य कर है। ठीक है, और इसके बदले भारत सरकार या कोई भी सरकार कोई लायबिलिटीज नहीं होती कि उन्हें किसी वस्तु के रूप में या किसी सेवा के रूप में क्या है, वो पैसा लौटाया जाएगा ही।
ओके, तो टैक्स वे हैं जो नागरिकों द्वारा अपनी सरकार को अनिवार्य रूप से दिया जाता है और सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि उसे क्या है, लौटाना ही है। लेकिन सरकार बहुत सारे काम करती है। ओके, तो टैक्स की बात की जाए तो टैक्स में सबसे पहले हम प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे। प्रत्यक्ष कर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आयकर, निगम कर, मैट। ओके, ब्याज कर भी होता है, व्यय कर भी होता है, उपहार भी कर होते हैं, स्टेट ड्यूटी होती है, ठीक है, धन कर होता है, मैट बात की हमने, एसटीटी भी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय कर। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? वह टैक्स जिसका जो इम्पोजिशन है, आरोपण है, और जिसकी जो वसूली की जाएगी वो एक ही बिंदु से की जाती है। यानी कि जिस पर टैक्स लगेगा वही उस तक टैक्स का क्या है, भुगतान करेगा। यानी कि वह अपने ऊपर लगे टैक्स को क्या है, किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता या उसका स्थानांतरण नहीं कर सकता। ओके, जैसे इनकम टैक्स है, निगम कर है, मैट है। किसी की आय पर टैक्स लग रहा है तो वही व्यक्ति क्या है, वह टैक्स पे करेगा। ऐसा नहीं कि वह किसी और व्यक्ति के ऊपर क्या करे कि ट्रांसफर कर दे कि तुम मेरी जगह क्या है, टैक्स भर दो। ओके, तो प्रत्यक्ष कर क्या है, ट्रांसफरेबल नहीं है, और जिस पर लगता है, इम्पोज होता है, उसी पर क्या है, उसी को चुकाना पड़ता है। यानी कि एक ही बिंदु पर लगने वाला क्या है, आरोपण और वसूली एक ही बिंदु पर, यानी एक ही व्यक्ति पर लगता है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स हमेशा आय पर लगता है, संपत्ति पर लगता है, और संपत्तियों के लेन देन पर लगता है। ठीक है, जैसे आयकर की हम बात की, इनकम टैक्स सर्विस से भी हो सकती है, कृषि से होती है, लेकिन कृषि पर टैक्स नहीं है भारत में। ओके, हालांकि चिरैया समिति ने कर के लिए बनाई गई थी समिति, उसने क्या रिकमेंडेशन किया था कि जिसकी वार्षिक आय कृषि से 25,000 से ज़्यादा है उस पर टैक्स लगाया जाए, कृषि कर। हालांकि इसको भी लागू नहीं किया गया है। ओके, निगम कर जो है कंपनियों से लिया जाता है, यानी कि जो उनके उत्पादन पर लाभांश होता है उस पर लगता है निगम कर। और जो कंपनियां सरकारी सहायता लेती हैं, कोई भी सहायता लेती हैं और निगम कर नहीं देती, उन पर लगता है क्या, मैट, न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मैट जो भारत में कब लगाया गया, 1996-97 में यूएसए से ग्रहण किया गया है मैट का जो कॉन्सेप्ट है। ओके, और जैसे कर की बात की हमने, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय दर, विनिमय कर, यह कहाँ लगता है, प्रतिभूति शेयर बाजार के लेन देन पे लगता है, एसटीटी। ओके, संपत्ति कर, यानी कि आपकी संपत्ति, भूमि, भवन, जमीन। ठीक है, और पूंजीगत लाभ कर भी क्या है, प्रत्यक्ष कर में आता है। पूंजीगत लाभ कर यानी कि संपत्तियों का विक्रय करके आप जो लाभ कमा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत लाभ कर। ओके, स्टेट ड्यूटी की बात की हमने, उपहार कोई दे रहा है उस पर भी टैक्स लगता है, कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर भी टैक्स लगता है, और जो ब्याज के रूप में कर प्राप्त होता है उस पर भी टैक्स लगता है। ये सारे के सारे किस पे आते हैं, प्रत्यक्ष कर में। हालांकि सब नहीं लिखा गया है, लेकिन याद रखेंगे, आयकर, निगम कर, मैट, एसटीटी, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर, ब्याज कर, व्यय कर, उपहार कर, स्टेट ड्यूटी और धन कर, ये सब किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में। ये तो बात हो गई हमारी प्रत्यक्ष कर की, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किस पर, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। सीधा सा उल्टा होगा प्रत्यक्ष कर का, जो हमने बात की कि एक ही बिंदु पर आरोपण होता है और एक ही बिंदु पर उसी द्वारा भुगतान होता है। तो यहाँ क्या है, जिस पर लगता है, यानी कि आरोपण एवं कर की जो वसूली है वह अलग अलग बिंदुओं पर होती है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति देंगे या कंपनियां देंगी। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर स्थानांतरित है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके,
और स्पेशली अप्रत्यक्ष कर जो लगता है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन पर ही क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ओके, अगर किसी व्यक्ति पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है तो क्या है, स्थानांतरित होगा। जैसे कि हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पाद शुल्क की, इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगता है, राज्यों के भी उत्पाद शुल्क लगते हैं, कंपनियों का जो उत्पाद शुल्क होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है तो उत्पाद शुल्क लगा। अगर वस्तु 10 रुपए की है, उत्पाद शुल्क अगर 2 रुपये लगा तो कंपनी क्या उसमें ऐड करके मार्केट में बेचेगी। ठीक है, और अंतिम रूप से कौन देगा, जो उसका उपभोग करेगा, यानी कि उपभोक्ताओं द्वारा, नागरिकों द्वारा। वो 2 रुपये किससे लिया जाएगा, 12 रुपये में बेचा जाएगा। किसको, व्यक्तियों को या नागरिकों को। यानी लगा किस पर, कंपनी के ऊपर। वहन कौन कर रहा है, जो अंतिम रूप से उपभोग कर रहा है। तो क्या है, ट्रांसफर हो गया या टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स स्थानांतरित हो गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ओके, अलग अलग बिंदुओं से इसकी वसूली होती है। ओके, तो जैसे सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क है, वैट है, बिक्री कर है, सर्विस टैक्स है, प्रवेश शुल्क है, चुंगी शुल्क है, चुंगी कर है। ठीक है, हालांकि चुंगी कर अब नहीं लगते। चुंगी कर कौन लगाता था, नगर पालिकाएं लगाती थी, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश पर लगाती थी चुंगी कर। ठीक है, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स कब लगा था, 94-95 में। और सर्विस टैक्स का जनक किसे कहा जाता है, या जन्मदाता किसे कहते हैं, सर्विस टैक्स 1994-95 में सर्विस टैक्स के जन्मदाता कौन थे। हालांकि इसको जीएसटी में अब शामिल किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो सर्विस टैक्स के जन्मदाता कौन है, मनमोहन सिंह। 94-95 सर्विस टैक्स लगाया था। लेकिन अब क्या है, जीएसटी में है। जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं मैक्सिमम रूप से अब सबको क्या जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ओके, तो सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है, जब किसी देश में या प्रवेश किया जाता है तो उस पर क्या है, कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क लगता है। उत्पाद शुल्क की बात की हमने कंपनियों में। ठीक है, वैट, वैट का हिस्ट्री बात करें हम, वैट का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो वैट का जो कॉन्सेप्ट लिया गया किस देश से लिया गया है, फ्रांस से। वैट सबसे पहले फ्रांस में लगा था 1954 में। ठीक है, 1954 में। बाद इसको भारत में भी लगाने की बात की गई। उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था वैट के लिए। क्या नाम था उस समिति का, एल.के. झा समिति। एल.के. झा समिति का गठन कब हुआ था, 76-77 में। 1976-77 में समिति है, 1976-77 में। लेकिन क्या है, 1986-87 में क्या है, वैट न लगा, क्या मॉडिफाइड वैट लगाया गया, मॉड वैट। इंडिया में मॉड वैट तो क्या है, लागू किया गया मॉड वैट 1986-87 में। याद रखें, वैट से संबंधित समिति एल.के. झा समिति 1976-77। ओके, बाद में मैन वैट, मैन्युफैक्चरिंग वैट, सेन वैट यानी कि सेंट्रल वैट। ठीक है, ये सब भी वैट जोड़े गए। सेन वैट का 2000-2001 में। और भारत में बात करें किसी राज्य द्वारा जो सबसे पहले वैट लगाया गया, वो कौन सा राज्य था, हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले भारत में क्या वैट लगाया था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ठीक है,
यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स उत्पादन से लेकर बिक्री के अंतिम चरण तक, ठीक है। वैट क्या होता है? जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी वस्तु का और बिक्री जब तक होगी अंतिम चरण तक, उसमें जो जो भी जहां जहां भी मूल्यों की वृद्धि होगी, जिस जिस चरण पर, उस पर क्या है? टैक्स लगता है। इसे क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। मूल्य वर्धित भाग पर टैक्स लगता है। जैसे कि प्रोडक्शन 10 रुपए का है, ठीक है, और विभिन्न चरणों में पहुंचते पहुंचते क्या है, कहीं 12 हुआ, कहीं 14 हुआ, कहीं 16 हुआ। तो जो भी इसमें क्या है, मूल्य का वर्धन हो रहा है कि 2 रुपए का मूल्य का वर्धन हो रहा है, फिर 12 से फिर 2 रुपए का हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है। तो प्रत्येक स्टेज पर क्या है, 2 रुपए की वृद्धि हो रही है, अंतिम तक पहुंचते पहुंचते जहां बिक्री हो रही है, बिक्री, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट पे क्या है, वैट लगेगा। इसे क्या बोलते हैं? मूल्य वर्धित टैक्स, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। जो वैल्यू ऐड हो रही है 2 रुपए, इन सब पर क्या है, जो भी दर रहेगी वो टैक्स लगते हैं। ओके, तो वैट क्या हो गया? उत्पादन से लेकर बिक्री के अंतिम चरण तक मूल्य वर्धित भाग पर क्या है, वैट टैक्स लगता है। ओके, तो हमने बात की वैट की। सेल्स कर, बिक्री कर, सामानों की बिक्री पर लगता है, केंद्र में भी और राज्य सरकारों में भी। हम बात कर रहे थे जीएसटी की, ठीक है। तो जीएसटी किसकी जगह लगा है? अप्रत्यक्ष करों की जगह, ठीक है। वस्तु एवं सेवा उत्पादों पर। तो जीएसटी में किसको किसको शामिल किया गया है? उत्पाद शुल्क को शामिल किया गया है, बिक्री कर को शामिल किया गया है, ठीक है, वैट को शामिल किया गया है। जितने भी प्रवेश कर थे, चुंगी कर थे, ये सारे क्या है, जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं। सर्विस टैक्स की बात की मैं, सर्विस टैक्स भी क्या है, जीएसटी में शामिल है। राज्य वैट भी क्या है, जीएसटी में शामिल है। और लॉटरी पर जो टैक्स लगता था, सट्टेबाजी जो टैक्स लगते थे राज्यों में, वो भी क्या है, जीएसटी में शामिल किए जा चुके हैं। केंद्रीय जो तट कर है वो भी जीएसटी में शामिल है। राज्यों के मनोरंजन कर भी क्या है, जीएसटी में शामिल है, ठीक है। और जितने भी सेस और सरचार्ज हैं वो भी क्या है, अब जीएसटी के पार्ट हैं। ओके, तो जीएसटी को भारत में कब लगाया गया? गुड एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को से लागू है भारत में, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये तो बात हो गई जीएसटी कब लागू हुआ, कौन कौन से शामिल होते हैं इसमें, अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड सारे। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? गैर कर राजस्व, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो गैर टैक्स राजस्व की बात करें, जो टैक्सों के अतिरिक्त भारत सरकार का इनकम होती है, जैसे शुल्क यानी कि फीस, फाइन, ब्याज, डिविडेंड, लाभांश, विदेशी अनुदान, ये क्या है? गैर कर राजस्व है। शुल्क क्या होते हैं? फीस, किसी सेवा के बदले क्या है, शुल्क लिया जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, वो कोचिंग वाले सेवा दे रहे हैं, स्कूल में भी टीचर सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले क्या है, शुल्क ली जाती है, फीस ली जाती है, ना कि दंड। तो शुल्क क्या होता है? उपभोग व उत्पादन को क्या है, नियंत्रित किया जाता है शुल्क के माध्यम से, ठीक है। यानी अधिक से अधिक सेवाओं का लाभ लोगों द्वारा जो लिया जा सके, उसके लिए कुछ शुल्क लगाया जाता है। जैसे हम यूपीपीसीएस का फॉर्म भरते हैं, उसमें 125 रुपये फीस देते हैं, ठीक है। तो शुल्क क्या है? अधिक से अधिक नागरिक क्या है, सेवाओं का लाभ उठा सके या उपभोग कर सके, इसलिए कुछ शुल्क लगाए जाते हैं। तो शुल्क उपभोग और उत्पादन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो फ्री हो जाए सभी चीज़ें, सेवाएं, शुल्क।
तो लोग उसका एक्स्ट्रा क्या है उपभोग करेंगे, इसलिए क्या थोड़ा सा नियंत्रण के लिए कुछ फीस रखी जाती है। नेक्स्ट दंड फाइन। फाइन हमेशा क्या है अर्थदंड के रूप में होता है, पैसे के रूप में होता है, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे हेलमेट नहीं लगा रहे हैं आप दिल्ली में तो 1,000 रुपया फाइन। शायद हेलमेट कितने का आएगा, लोकल लेंगे तभी 300-400 का आएगा, अच्छा लेंगे तभी। तो दंड हमेशा क्या है बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और दंड क्या है कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। ओके, इसलिए दंड का प्रावधान किया जाता है। लाभांश, भारत सरकार को लाभांश कहां से मिलता है, जितने पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी यूनिट्स हैं उनसे लाभांश मिलता है। उसे क्या कहते हैं लाभांश। इस किस में रखा जाता है गैर कर राजस्व में, जितने भी एल भेल गेल मेट्रो इवन आरबीआई, सबसे ज्यादा लाभांश भारत सरकार को कहां से मिलता है तो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, ऋणों की प्राप्ति, और जो इसको लाभांश होता है आरबीआई को सबसे ज्यादा लाभांश आरबीआई से प्राप्त होता है, कई लाख करोड़। ठीक है, ये बात हो गई भाई लाभांश। विदेशी अनुदान, ठीक है, फॉरेन से भी क्या है, फॉरेन देशों से भी विदेशी अनुदान प्राप्त होते हैं इंडिया को या भारत सरकार को किसी भी देश को, तो उसको किस में रखते हैं ग्रांट्स को गैर कर राजस्व में। ओके, हो सकता है कुछ वर्ल्ड बैंक से ग्रांट्स मिल जाए या आईएमएफ से, एडीबी से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, यूरोपीय यूनियन से। ठीक है, ये सारे किस में रखे जाएंगे गैर कर राजस्व में, गैर कर राजस्व में। ठीक है, याद रखेंगे ब्याज क्या है लाइबिलिटीज नहीं होती है किसी भी सरकार की, ब्याज क्या है लाइबिलिटीज नहीं है, यानी कि देयता नहीं है। ओके, ये तो कुछ एग्जांपल्स होगा किसके गैर कर राजस्व के। ओके, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व में ही आता है उपकर और अधिभार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट्स की, कैपिटल रिसिप्ट्स की, पूंजीगत प्राप्तियों की। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिनके लिए क्या है गवर्नमेंट को सरकारी संपत्तियों को बेचना पड़ता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों में कहां से मिलेगा हमें, अगर टैक्स वैक्स नहीं है तो हम क्या है जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेच कर क्या है धन प्राप्त करते हैं। इसमें देयता बहुत कम होती है गवर्नमेंट की, लाइबिलिटीज बहुत कम होती है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करते हैं, जैसे हालिया सरकार क्या है बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों में कुछ पार्ट्स, कुछ भाग परसेंटेज क्या है प्राइवेट सेक्टर को बेचकर पैसा लिए। ओके, जैसे LIC में बात चल रही थी कितनी 10% बेचने की। इस तरह डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि विनिवेश, दोबारा निवेश, किस में रखते हैं उसको पूंजीगत रिसिप्ट्स में। और जो भारत सरकार ऋण देती है मार्केट में या किसी दूसरे देशों को, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस टाइप, इंडोनेशिया, उनसे जो ऋण प्राप्ति होती है उसको भी क्या है पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। पूंजी प्राप्त हो रही है, डायरेक्ट पैसा प्राप्त हो रहा है। या बाजार से उधार ले रहे हैं, गवर्नमेंट बाजार से उधार ले रही है। ठीक है, तो बाजार से जो उधार लेती है वो भी क्या है पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट है। ठीक है, तो बाजार से उधार लेने का काम दो लोग करते हैं, बाजार से उधार तो गवर्नमेंट लेती है एक आरबीआई के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है उधार लेती है। तो आरबीआई कहां से उधार लेगी आंतरिक बाजारों से, आंतरिक यानी देश के अंदर ही, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उधार लेती है बाह्य देशों से, मतलब आएगा तो आरबीआई के माध्यम से ही, लेकिन उधार लेने का काम
बाह्य देशों से कौन करता है? बाह्य देशों या बाह्य संस्थाओं से उधार लेने का काम वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कौन लेता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। लेकिन आंतरिक उधार यानी कि आंतरिक बाजारों से जो उधार लिया जाता है, बाजार सुधार की बात कर रहे हैं, वो RBI लेती है। सरकार की तरफ से कौन लेता है? RBI। याद रखेंगे। अन्य पूंजीगत प्राप्तियां एवं देयताएं, ठीक है, अन्य पूंजीगत प्राप्तियां एवं देयताएं, जैसे इसमें क्या रखा जाता है? PF, प्रोविडेंट फंड, इसमें आते हैं। और क्या आती हैं? जैसे कि अन्य छोटे छोटे क्या है, हम कोई बचत संग्रहण हो लोगों का, उसको क्या है इसमें रखते हैं? अन्य पूंजीगत प्राप्तियां एवं देयताएं में, ठीक है। PF भी इसमें आता है। RBI उधार कैसे लेती है? एक वर्ष में बॉन्ड जारी करती है, एक वर्ष से ज्यादा का बॉन्ड्स जारी करती है, ठीक है, आंतरिक बाजारों के लिए चाहे बाह्य बाजारों के लिए। ओके। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां जारी करते हैं एक वर्ष से ज्यादा के लिए उनको बेचकर। तो आंतरिक बाजार में कैसे उधार आएगा? म्यूचुअल फंड्स उस सिक्योरिटीज को क्या है? खरीदेंगे, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों को। म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, बैंक भी प्रतिभूतियां खरीदती हैं। और फॉरेन के जो विदेशी निवेशक हैं वो भी सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं। इससे क्या है? भारत सरकार RBI के माध्यम से, सिक्योरिटीज के माध्यम से RBI के थ्रू क्या है? उधार लेती है। ओके, तो ये तो बात हो गई भाई उधार और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां एवं देयताएं की, देयताएं नहीं, ठीक है, देयताएं। सरकारी खर्चे भी देख लेते हैं, बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। सरकारी खर्चे यानी गवर्नमेंट के खर्चे। सरकारी खर्चों में क्या है? इसे भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे। ठीक है, तो ब्याज भुगतान, जैसे कि ऋण लिया हुआ है भारत सरकार ने, ओके, उसका जो ब्याज भुगतान करे किसमें रखा जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। किसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ब्याज भुगतान। और जो देश के नागरिकों की वेतन देना है, पेंशन देना है रिटायरमेंट के बाद, वो भी किसमें आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सब्सिडीज जो दी जाती है कंपनियों को या किसानों की बात करें, मेनली ये भी सब्सिडीज कहाँ? किसानों पर है, लिए है, खाद उर्वरकों पर है, बिजली पर है, सिंचाई पर है, गैस सब्सिडी तो खत्म है। तो जो भी सब्सिडीज हैं वो किसमें आती हैं? खर्च कर रही है सरकार पैसे को वेतन देने में, पेंशन देने में, सब्सिडी देने में, ब्याज भुगतान में, किसमें आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कुछ ग्रांट्स भी कुछ देशों के दिए जाते हैं जो गरीब देश हैं, यानी कि अनुदान वापस नहीं लिया जाता, अनुदान दान कभी वापस नहीं होता, ठीक है। तो कुछ देशों को भारत सरकार द्वारा जो ग्रांट्स दिए गए, अनुदान दिए जाते हैं, वो सब किसमें आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। जो गया राजस्व खर्चे, इसमें सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसे बात करें अगर परिभाषा के राजस्व खर्चों में, तो किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का क्या है? यहाँ पर निर्माण नहीं दिखाई देता, ओके। लेकिन वही पूंजीगत खर्चे क्या है? भारत सरकार के सार्वजनिक जितने भी सार्वजनिक निर्माण है उसका किया जाता है किसके द्वारा? पूंजीगत खर्चों द्वारा। जैसे मेट्रो का निर्माण किसमें आएगा? सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में आएगा। पुलों का निर्माण, ठीक है। तो पूंजीगत खर्चों में किसे शामिल करते हैं? जिनसे क्या है? संपत्ति का निर्माण होता है, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति निर्माण में बात करें, मेट्रो, ओके, सड़कों का निर्माण, ऋणों का पुनर्भुगतान, ठीक है, ऋणों का पुनर्भुगतान। यहाँ तो ब्याज भुगतान कर रहे हैं, ऋण जो लिए हैं उसका सिर्फ ब्याज दे रहे हैं, वो किसमें? एक्सपेंडिचर में है। लेकिन पूरा ऋण भुगतान, जो हमने ऋण लिया हुआ है 100 रुपए का, 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज देना है, तो इसमें आएगा राजस्व खर्चे में। लेकिन जो मूल राशि है 100 रुपए, उसका हमें उसको भी तो लौटाना है,
गवर्नमेंट उसको लौटाती है तो किस में रखते हैं? पूंजीगत खर्चे में। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की बात कर ली हमने। ऋण देना, ठीक है, सरकार ऋण भी देती है। किसको? उसको भी क्या है? पूंजीगत खर्चे में रखेंगे। राज्य सरकारों को ऋण देती है। विदेशी लोगों को भी ऋण देती है, यानी विदेशी देशों को भी ऋण देती है। ओके, अनुदान देती है, वो किसमें? राजस्व खर्चे में है। लेकिन जो ऋण दे रही है विदेशों को, श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर्स, नेपाल को बिलियंस डॉलर, भूटान को बिलियंस डॉलर, वो किस में आते हैं? पूंजीगत खर्चे में आते हैं, भारत सरकार के ऋण में देने में आते हैं। पीएसयूज को ऋण देती है, घाटे में चलना ही है तो। ओके, पीएसयू, जितने भी पीएसयूज हैं उनको ऋण दे रही है अगर घाटे में है तो। ये सब किस में आते हैं? पूंजीगत खर्चे में आएंगे, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ओके, तो ये आज के क्लास में बात कर ली दो टॉपिक्स का, लोक वित्त फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंस में सरकारी प्राप्तियां और सरकारी खर्चे की। नेक्स्ट में बात करेंगे हम सरकारी घाटे की। और समय बचा तो एफआरबीएम एक्ट और वित्त आयोग की 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। कौन है अध्यक्ष? इनके सिंह, अरविंद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया। 15वें के थे एनके सिंह। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? क्या कब लागू होगा? 2026 से लेके 31 तक। और एनके सिंह का 2026 तक है, 21 से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। आज क्लास में इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।